हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन बुलंदशहर यूपी की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है। यहां पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, 12th स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। तो कंप्लीटली इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन को समझ रहे होंगे, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या रखा है, साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान जिन्होंने 10th किया है उसमें भी इन्होंने कुछ प्रतिशत में छूट वगैरह रखा है, बॉन्ड सिस्टम इन्होंने क्या रखा है, वो कंप्लीट चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाए और सही डायरेक्शन में आप मेहनत कर पाओ। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वैकेंसी नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन बुलंदशहर यूपी की तरफ से निकाली गई है। यहां पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। यदि हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहां पर 16 जुलाई 2024 से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई होना, एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2024 है। तो आपको काफी समय मिल जाता है अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले सारी चीजें जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करें या पोस्ट की बात करें डिटेल में, तो समझ लीजिए किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी को इन्होंने निकाला है। तो यहां पर सबसे पहले समझने की बात है कि यहां पर आप लोगों को मिल जाती है करंट वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसी। दो पार्ट में इन्होंने निकाला है, ए प्लस बी यहां पर टोटल दिखाया है। सबसे पहली पोस्ट की बात करें नर्स ए पोस्ट की, यहां पर टोटल 1 पोस्ट है जो कि बैकलॉग वैकेंसी है। यहां पर वो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट पोस्ट यदि हम लोग बात करें कैटेगरी फर्स्ट स्टिपेंडी ट्रेनी की, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट आता है, ये डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वह 12 है, जिसमें 2 पोस्ट यहां पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है बैकलॉग वैकेंसी की। साथ ही साथ यहां पर आपको 10 पोस्ट मिल जाती हैं करंट वैकेंसीज में, जिसमें एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 4 पोस्ट को ओपन किया है। अब यदि हम लोग कैटेगरी सेकंड की बात करें, कैटेगरी सेकंड में आईटीआई स्टूडेंट्स बेसिकली आ जाते हैं। यहां पर 59 पोस्ट करंट वैकेंसीज में और 1 पोस्ट जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, वो यहां पर बैकलॉग वैकेंसी में। तो टोटल 60 पोस्ट है। 60 पोस्ट काफी बढ़िया है यदि हम लोग देखें आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। अब इनको अलग अलग ट्रेड में बेसिकली डिवाइड किया है, इनको यहां पर अलग अलग डिसिप्लिन में डिवाइड किया है। वो हम लोग नीचे देख रहे होंगे कि किस ट्रेड की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी बेसिकली उन्होंने रखा है। साथ ही साथ यहां पर टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन की भी 1 पोस्ट को ओपन किया है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा इनको डिवाइड करके देख लेते हैं अलग अलग पोस्ट में क्या वैकेंसी इन्होंने रखा है। यदि हम लोग बात करें कैटेगरी फर्स्ट की, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो टोटल 4 पोस्ट इन्होंने ओपन करी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट ओपन करी है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यहां पर देखोगे ओनली 1 पोस्ट यहां पर है, वो भी हमारी बैकलॉग वैकेंसी की है, जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो यहां पर जो बैकलॉग वैकेंसियां हैं उन्होंने फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी है। तो इन चीजों को यहां पर आप लोग देख सकते हो। एंड यदि नेक्स्ट हम लोग बात करें बीएससी फिजिक्स वालों के लिए, यहां पर 3 पोस्ट इन्होंने ओपन करी है। अब हम लोग कैटेगरी सेकंड की बात कर लेते हैं आईटीआई स्टूडेंट्स की। यहां पर आप लोग देखोगे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए फिटर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो करंट वैकेंसी में 10 पोस्ट है और बैकलॉग में कोई भी वैकेंसी यहां पर नहीं है। 10 पोस्ट में एससी कैटेगरी की 3 पोस्ट है, एसटी की हमारी कोई भी वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाला है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रखा है, एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट इन्होंने रखा है। इलेक्ट्रीशियन की यदि हम लोग बात करें टोटल 8 पोस्ट इन्होंने ओपन किया है, जिसमें 2 पोस्ट एसटी की है हमारी, एसटी की यहां पर भी कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिल रहा है, ओबीसी की यहां पर आप लोगों को 2 पोस्ट मिल जाती है, अनरिजर्व्ड की भी यहां पर 4 पोस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। इंस्ट्रूमेंटेशन की यदि हम लोग बात करें टोटल 12 पोस्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। 1 पोस्ट यहां पर बैकलॉग में फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, तो टोटल 13 पोस्ट यहां पर हो जाती हैं। यहां पर भी आप लोग देखोगे एससी में 2 पोस्ट निकाली है, एंड यहां पर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 3 पोस्ट निकाली है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यहां पर 6 पोस्ट है। एंड यहां पर नेक्स्ट आप लोग देखोगे यहां पर मिल जाता है कैटेगरी सेकंड स्टिपेंडी ट्रेनी ऑपरेटर की वैकेंसी। यहां पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो ऑपरेटर की निकाली है, और यहां पर टोटल 29 पोस्ट इन्होंने निकाली है। तो अभी हम लोग ऑपरेटर की क्वालिफिकेशन भी देख रहे होंगे कि यहां पर कौन से स्टूडेंट्स बेसिकली एलिजिबल है। तो इस प्रकार यदि हम लोग कैटेगरी सेकंड की बात करें टोटल हमारी 60 पोस्ट हो जाती हैं। यहां पर 1 पोस्ट बैकलॉग की है, बाकी 59 पोस्ट हमारी करंट वैकेंसीज की है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग देखें, ये फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए सारा कुछ जो है रूल रेगुलेशन दिए है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स बेसिकली एलिजिबल है। तो जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं वो
डेफिनेटली इस चीज को जरूर रीड करिएगा, क्या आप लोग उस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं या फिर नहीं, तो यहां पर आप लोगों को वो डिटेल मिल जाएगी। अब हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहली पोस्ट, यदि हम लोग नर्स पोस्ट की बात करें तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, नर्स ए के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, 12वीं तथा नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिप्लोमा किया है इन्होंने 3 ईयर का, वो डेफिनेटली यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, या फिर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, या नर्सिंग प्रमाण पत्र के साथ में अस्पताल में काम करने का 3 वर्ष का अनुभव जिनके पास है वो भी यहां पर एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे। यदि हम लोग कैटेगरी फर्स्ट की बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट में आप लोगों को यहां पर क्लियर होना चाहिए, डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मैकेनिकल से किया है मैकेनिकल में अप्लाई करें, इलेक्ट्रिकल से किया है इलेक्ट्रिकल में, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप लोगों का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है वो 3 ईयर से कम ड्यूरेशन का नहीं होना चाहिए। एंड यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि एचएससी के पश्चात द्वितीय वर्ष में पार्श्विक प्रवेश के जरिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है यांत्रिकी, विद्युत या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी फील्ड में, वो 2 वर्ष का अलाउ होगा। लेकिन जिन्होंने यहां पर क्लियर किया हुआ है, आपको यहां पे क्लियर होना चाहिए, कैंडिडेट्स हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस आईटीआई, वो यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज का विशेष आप लोगों को फोकस करना है। तो इन्होंने क्लियर बोल दिया कि 10वीं प्लस आईटीआई के बाद में डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में पार्श्विक प्रवेश के जरिए डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी यहां पर पात्र नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर यदि हम लोग बात करने लगे साइंस ग्रेजुएट्स वालों की, तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है, न्यूनतम 60% अंकों के साथ में बीएससी कंप्लीट होने चाहिए, और बीएससी में भौतिकी यानी कि फिजिक्स मुख्य विषय के रूप में, साथ ही साथ आप लोगों की केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया या स्टैटिक्स हो गया, ये सभी जो है कहीं ना कहीं सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। या 10th प्लस 2 स्तर पर गणित विषय होना बेहद जरूरी है। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड है उसमें जो है इंग्लिश सब्जेक्ट होना भी इन्होंने बोला है कि कंपलसरी होना चाहिए। अभ्यर्थी जिनके पास बीएससी में गणित मुख्य विषय के रूप में है वे यहां पर पात्र नहीं होंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी सेकंड यानी कि आईटीआई स्टूडेंट्स की। यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, सबसे पहले 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए एवं 10th क्लास में विज्ञान एवं गणित यानी कि मैथमेटिक्स एंड आप लोगों का साइंस इंडिविजुअली दोनों सब्जेक्ट में 50% होना जरूरी है। यानी कि साइंस सब्जेक्ट में भी आप लोगों के 50% मार्क्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। आप लोगों की 10th की ओवरऑल प्रतिशत इन्होंने नहीं मांगा है, इंडिविजुअली दोनों सब्जेक्ट में 50% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, जब भी आप लोग पहले पायदान को पार करोगे। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, उन ट्रेडों के लिए जिनकी अवधि 2 वर्ष से कम है, संबंधित अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्त के बाद में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी कि आपके पास में क्वालिफिकेशन मांगा है 10th कंप्लीट हो, उसमें विज्ञान और गणित के साथ में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और 2 साल का ट्रेड जैसे कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये 2 वर्ष का आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि किसी ट्रेड में आप लोग अप्लाई कर रहे हो जहां पर 2 वर्ष से कम की आपकी ट्रेड है, उस सिचुएशन में या तो आईटीआई के बाद में आपका जैसे 1 साल का आईटीआई ट्रेड है तो उसके बाद में आपका 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो या 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तभी आप लोग वहां पर एलिजिबल होंगे। तो यहां पे ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा ऑपरेटर पोस्ट की बेसिकली बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर पोस्ट में कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। तो यहां पे ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करें, इन्होंने बोला आईटीआई का प्रमाण पत्र उस ट्रेड में होना चाहिए जिसका संबंध यहां पर दिया गया है, यानी कि यहां पे जिस ट्रेड का वैकेंसी है उसी ट्रेड में आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। अब यदि हम लोग ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर में कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, जहां पर 29 पोस्ट बेसिकली इन्होंने निकाली है। ऑपरेटर के लिए 10th प्लस 2 होना चाहिए, एंड यहां पर क्लियर बोला है कि भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय के साथ में कुल न्यूनतम 50% अंक के साथ में आपका कंप्लीट होना चाहिए। कम से कम एसएससी स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना बेहद जरूरी है। तो इतनी यदि आप लोग क्वालिफिकेशन रखते हो तो डेफिनेटली आप यहां पर अप्लाई कर पाओगे किस ऑपरेटर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट यदि हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें, विज्ञान में न्यूनतम 60% अंक के साथ में 10th प्लस 2 किया, प्लस 1 ईयर का मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्सरे प्रमाण पत्र में योग्यता
के उपरांत रेडियोग्राफी एक्सरे में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। तो ये हो गया आप लोगों का एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स जैसी क्वालिफिकेशन रखते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट में जो है डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि हम लोग कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, कैटेगरी फर्स्ट में यहाँ पर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने मांगा है, जैसे कि अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड उसका न्यूनतम वेट जो है 55.5 किलोग्राम होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों का सबसे पहले ट्रेनिंग रखा जाएगा। तो कैटेगरी फर्स्ट वालों का जो ट्रेनिंग है वो 18 महीने का ट्रेनिंग होगा और इस ट्रेनिंग के दौरान पहले वर्ष में आपको 24,000 रुपए पर मंथ के रूप में स्टाइपेंड दिया जाएगा और अगले 6 महीने आप लोगों को 26,000 रुपए प्रति माह के रूप में आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये चीज सबसे पहले क्लियर करिए, उसके बारे में हम लोग बॉन्ड के बारे में भी देख रहे होंगे। इसी प्रकार कैटेगरी सेकंड यानी कि आईटी स्टूडेंट्स की बात करें, इनकी 24 महीने की ट्रेनिंग होगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन की बात करें 45.5 यानी कि 45.5 केजी का वेट होना चाहिए। लेकिन यहां पर नीचे इन्होंने क्लियरली बोला है कि यदि ये आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड मैच नहीं करता है फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको फिजिकली फिट होना बेहद जरूरी है। यहां पर यदि हम लोग बात करें आईटी स्टूडेंट्स को प्रथम वर्ष 20,000 रुपए प्रति माह रहेंगे और दूसरे वर्ष में आप लोगों का 22,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। अब गाइस यहां पर बॉन्ड के बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। वह दफे आप लोग सिलेक्टेड होते हो तो यहां पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए जो बॉन्ड इन्होंने दिया है वो यहां पर क्लियर बोला है, दिए जाने वाले बॉन्ड की जो अवधि है वो प्रशिक्षण अवधि के 3 गुना होगी। यानी कि जो आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड है उसके 3 गुना तक आप लोगों को सर्विस देना होगा। जैसे कि यदि आप लोगों की ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है तो आपका जो है 3 साल का बॉन्ड पीरियड बेसिकली रहेगा, या फिर मैक्सिमम 5 ईयर का रहेगा। जैसे कि जिनका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का है उनके लिए जो आप लोगों का बॉन्ड पीरियड होगा वो 5 साल का बेसिकली रहेगा, ना कि 6 साल का। इन्होंने ये चीज यहां पर क्लियर करी है। एंड साथ ही साथ यदि आप लोग उसको भंग करते हो तो यहां पर उसकी कुछ राशि है, जैसे कि कैटेगरी सेकंड के लिए 4,47,000 रुपीज है एंड कैटेगरी फर्स्ट के लिए 5,07,000 रुपीज के आसपास इन्होंने रखी है। या फिर आपको जो भी स्टाइपेंड ली है वो आप लोगों को वापस के साथ में 3,000 रुपए पुस्तक भत्ते के बराबर वो आप लोगों को देना होगा। तो यहां पर बेसिकली इस चीज के बारे में इन्होंने क्लियर किया है। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करें, नर्स के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। आप लोगों को यहां पर बेसिकली अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कैटेगरी फर्स्ट के लिए 18 से 25 साल एंड कैटेगरी सेकंड के लिए 18 से 24 साल बेसिकली रखा गया है। एंड यहां पर हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो 18 से 25 साल रखा है। यहां पर एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि यदि आप लोग SC ST कैंडिडेट हो तो अपर एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। यदि आप लोग OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो आप लोगों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन बेसिकली मिल जाएगा। अब गाइस हम लोग पे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग के पश्चात आप लोगों की बेसिकली सैलरी क्या होने वाली है। यदि हम लोग नर्स ए की बात करें तो यहां पर लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, जो कि आप लोग देख सकते हो पे मैट्रिक 44,900 रुपीज बेसिक पे रहेगा, जहां पर यदि 50% डीए 1 जनवरी 2024 से हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा डियरनेस अलाउंस बन जाता है। तो लगभग जो सैलरी है वो लगभग 67,350 रुपीज के आसपास रहती है। यदि हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें, लेवल 6 की सैलरी रहेगी, बेसिक इनका 35,400 रुपीज है। यहां पर डीए इतना बन जाता है तो टोटल सैलरी जो रहेगी वो 53,100 रुपीज के आसपास रहेगी। यदि टेक्नीशियन बी की हम लोग बात करें, लेवल 3 का सैलरी इनको मिलने वाला है। इनका जो बेसिक पे रहेगा वो 21,700 रुपीज रहेगा। यहां पर अभी के हिसाब से जो डीए चल रहा है वो लगभग 10,850 रुपीज के आसपास रहेगा। तो टोटल सैलरी 32,550 के आसपास रहेगी। वहीं पर यदि हम लोग बात करें एक्सरे टेक्नीशियन की, तो यहां पर जो उनका बेसिक पे है वो 25,500 रुपीज के आसपास है। इनकी जो सैलरी है वो 38,250 रुपीज के आसपास बन जाएगी। अब यहां पर जुलाई में डीए लगता है तो वो अलग से बढ़ोतरी जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, डीए में वेरिएशन। तो फिलहाल ये जनवरी 2024 के हिसाब से इन्होंने यहां पर कैलकुलेट करके बताया है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पैसा मिलेगा। यदि आप लोग क्वार्टर नहीं लेते हो तो हाउस रेंट अलाउंस वगैरह आप लोगों को मिलेगा। तो वो सारी चीजें अलग से ऐड होंगी। साथ ही साथ काफी सारी सुविधाएं बेसिकली आप लोगों को दी जाती हैं, जैसे कि
हॉस्पिटल फैसिलिटीज वगैरह वो सारी कुछ आप लोगों को रहेंगी। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में दिया है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा यदि हम लोग देखने लगे आप लोगों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहने वाली है, तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र ही रहेगा जो कि बुलंदशहर यूपी में है। बाकी इनके ऊपर डिपेंड करता है, वो दूसरी इकाई में डेफिनेटली आप लोगों को पोस्टिंग कर सकते हो रेयर सिचुएशन में। सिलेक्शन प्रोसेस देखें जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग नर्स ए के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर लिखित परीक्षा ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड पर बेसिकली होने वाली है। लिखित परीक्षा जो रहेगी वो चरण ए यानी कि स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड में रहेगी। स्टेज फर्स्ट में प्रारंभिक परीक्षा होगी, स्टेज सेकंड में एडवांस टेस्ट होगा और स्टेज थर्ड जो रहेगा वो स्किल टेस्ट बेसिकली रहेगा। इसी प्रकार यदि हम लोग कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, कैटेगरी फर्स्ट में यहां पर क्लियरली बोला है कि लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जामिनेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू, और दोनों का जो वेटेज होगा वो 50-50% होगा। जैसे कि रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज फाइनल मेरिट में 50%, वहीं पर पर्सनल इंटरव्यू का भी 50% वेटेज ये लोग लेने वाले हैं। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें कैटेगरी सेकंड की, तो कैटेगरी सेकंड में आईटीआई स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो यहां पर समझ लीजिएगा आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है स्टेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में रहने वाला है। स्टेज फर्स्ट में आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा होगा, यहां पर यह आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। आप लोगों का स्टेज सेकंड जो होगा वो एडवांस टेस्ट होगा, टोटल आप लोगों के डिसिप्लिन से रिलेटेड रहेगा, और यहां पर स्टेज थर्ड होगा वो स्किल टेस्ट होगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आप लोगों की किससे बनने वाली है, स्टेज सेकंड से बनने वाली है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें यहां पर कैटेगरी सेकंड ऑपरेटर के बारे में, तो यहां पर भी स्टेज फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों का सिलेक्शन रहेगा। स्टेज फर्स्ट में प्रारंभिक परीक्षा, स्टेज सेकंड जो रहेगी वो एडवांस टेस्ट रहेगा। अब गाइस हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। यहां पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहले यदि हम लोग कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, जैसा कि हम लोगों ने देखा 2 स्टेज में आप लोगों का सिलेक्शन होगा, रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो जो रिटन एग्जाम रहेगा, जैसे कि डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग वालों का मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपसे 50 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे। यदि हम लोग साइंस ग्रेजुएट की बात करें, इनसे भी 50 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, आपके डिसिप्लिन यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 1.5 घंटे का समय आप लोगों को मिल रहा होगा, एंड यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर आपको 2 अंक दिए जा रहे होंगे। यदि आप लोग गलत उत्तर देते हो तो 0.5 अंक आप लोगों का डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली रहेगा शॉर्टलिस्ट होने के बाद में, एंड दोनों का जो रेशो है वो बेसिकली यहां पर 50-50% वेटेज फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें जो है आप लोगों का रहने वाला है। इसी प्रकार यदि हम लोग यहां पर देखने लगे नेक्स्ट कैटेगरी सेकंड वालों के लिए, तो कैटेगरी सेकंड में आईटीआई स्टूडेंट्स हैं या एक्सरे टेक्नीशियन हो गया या ऑपरेटर हो गया, सभी का जो 2 स्टेज हैं वो सेम होगी। पहला स्टेज सेम रहने वाला। पहले स्टेज में क्या होगा, मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न होंगे, साइंस के 20 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न होंगे, एंड यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करने पर 3 अंक दिए जा रहे होंगे, और यदि आप लोग गलत उत्तर देते हो तो 1 अंक डिडक्ट किया जा रहा होगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहने वाली है। एंड यहां से यदि आप लोग क्वालिफाई करते हो तो स्टेज सेकंड में आते हो। स्टेज सेकंड के लिए 2 घंटे का समय आप लोगों के पास में होगा। टोटली क्वेश्चन आप लोगों के रिस्पेक्टिव फील्ड से होंगे, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से होंगे। जैसे कि यदि आपने फिटर में अप्लाई किया है तो फिटर के ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। क्लियर है? एंड यहां पर जो फाइनल मेरिट है वो आप लोगों की एडवांस टेस्ट से बनेगी, और उसके आधार पर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट आप लोगों का गो एंड नो गो बेसिस का रहेगा, यानी कि या तो आप क्वालिफाई होगे या फिर डिस्क्वालीफाई होगे, राइट। उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट सेकंड स्टेज से ही बनने वाली है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में यदि बात करें कुछ अदर चीजें, वेटिंग लिस्ट वगैरह के बारे में इन्होंने क्लियर किया है। उसके बाद में यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। तो आपको सिंपल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। उसकी डेट ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि डेट क्या है। जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2024 रखी गई है। एंड गाइस यदि हम लोग एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी है कैटेगरी फर्स्ट के लिए 150 रुपी एंड कैटेगरी सेकंड के लिए 100 रुपीज रखी गई है। साथ ही साथ जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, फीमेल एप्लीकेंट है, उनके लिए कोई भी फी जो है पेमेंट नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है तो इस PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप लोग डिटेल में चीजें देख सकते हो या फिर नीचे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय।